मणिपुर मणिपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अब तक आप सबने ज़रूर देख लिया होगा। इस पर खूब सारी वीडियोस, इस पर खूब सारा इनपुट अभी तक आपको ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन आज हम सब आपके साथ ये बातचीत करने के लिए जुड़े हैं कि क्या जो हुआ वो ऐसे ही होते रहना चाहिए, एक आम न्यूज़ की तरह हमें इसे सुनकर और भूल जाना चाहिए, या वाकई इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, या हम वेट करते हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हों, उसके बाद हमारी आंखें खुले, हम सोशल मीडिया पर बैठे लंबे लंबे पोस्ट लिखे और महीने 2 महीने बाद बात फिर खत्म हो जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ नुपुर, नैन्सी, रितिका मौजूद हैं। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले नुपुर, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी और मेरा पहला सवाल यही है कि हम लोग मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, तो जब हम अपनी ऑडियंस तक कोई खबर पहुंचाते हैं, इस तरीके के खासकर वीडियोस होते हैं, तो उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर सिर्फ ब्लर कर कर हम वो वीडियोस दिखाते हैं, हम उन्हें दिखा तक नहीं सकते वीडियो पर। लेकिन जब हम देखते हैं तो बहुत रॉ कंटेंट होता है। तो जब आपने ये वीडियो देखा बीइंग अ वुमेन, सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? जब मैंने फर्स्ट टाइम वो वीडियो देखा, और मुझे लगता है मैं ही नहीं, चाहे वो नैन्सी हो, चाहे रितिका हो, या फिर तुम हो सृष्टि, हम सबकी एक कहते हैं ना कि आपका दिल रोने लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लड़कियों को एजुकेशन दो, उनकी राइट्स की बातें करते हैं, और वहां पे ऐसा सीन देखना, मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय के लिए, चाहे आप एक महिला हैं, चाहे आप एक पुरुष हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके देश में ऐसा कुछ हो रहा है। और रही बात हम लोग, जब वो वीडियो बिना किसी ब्लर किए अगर हम किसी को वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं ना, आपके दिल को कल्पाने वाली चीज़ और कोई नहीं हो सकती। नैन्सी, आपका क्या टेक है इस पर? मैंने जब पहली बार ये वीडियो देखा था तो लिटरली सच बताऊँ तो हिम्मत नहीं हुई कि पूरा वीडियो देखे। वो वीडियो वाकई में डराने वाला था और मुझे लिटरली घिन भी आ रही थी, और ये सोचने पर भी मुझे मजबूर मैं हो गई थी कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है। क्या उस वक्त उसके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि उसकी भी माँ है, उनकी भी बहनें हैं? लिटरली बताऊँ तो मैं पूरा वीडियो नहीं देख पाई थी। और क्योंकि जैसा हम अभी बात हम मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, तो हमारे पास हर चीज़ अनफिल्टर्ड आती है। हमने ऑडियंस को जो वीडियो दिखाया था वो ब्लर था, लेकिन जिसने भी शायद वो वीडियो पूरा अनफिल्टर्ड वीडियो देखा होगा, वो मुझे नहीं लगता कि रात भर सो भी पाया होगा। रितिका, आपने जब वीडियो देखा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? जब मैंने वो पहली बार वो वीडियो देखा था, मैं तो देख ही नहीं पाई पूरी वो वीडियो। मतलब ऐसी हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ पे जैसे नुपुर ने कहा कि ये देश में बेटियों को बचाने का स्लोगन चलता है, बढ़ाने का स्लोगन चलता है वहाँ पे। और जिसने वो शूट किया, सबसे बड़ी बात, उसकी भी तो कोई बेटी होगी, उसकी भी तो कोई माँ होगी। उसने क्या ये नहीं सोचा होगा कि कल को अगर मेरी माँ के साथ या मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे तो उस पर क्या बीतेगी? मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो था वो सबके लिए, पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो था। नुपुर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि आप देखिए कि आज की डेट में मैंने पिछले कुछ वक्त में खासकर ऐसा देखा कि लोग सिर्फ क्राइम करते नहीं है, उसको डेलिबरेटली रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं बहुत प्राउड के साथ कि जैसे हमने पता नहीं कोई क्या महान काम कर दिया। तो इस पे आपका क्या टेक है कि सोशल मीडिया को कितना फिल्टर करने की ज़रूरत है, और एज यूज़र हमें उसे कितना रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सोशल मीडिया सृष्टि, अगर हम देखें तो एक तरफ से ना वो दोनों साइड से खेलता है, बून और बेन दोनों है सोशल मीडिया। कहीं कहीं कुछ इंसिडेंट्स में सोशल मीडिया की वजह से लोगों को जस्टिस मिलता है, पर कहीं कहीं वो ही सोशल मीडिया, अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको शायद इतना ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उस लेवल पे पहुंचा देती है। क्योंकि लड़कियों के साथ ना, अगर हम देखा जाए तो अभी भी हमारे देश में ये है कि इज्जत, उनकी परिवार की इज्जत बहुत एसोसिएटेड होती है। तो जब हम ये चीजें सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्योंकि जैसे हमने सुना है कि ये वीडियो 4 महीने पुराना है, इतने टाइम बाद, तो सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो शायद ये वीडियो उतना वायरल भी नहीं हो पाता, उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता इस वीडियो का। तो एक तरफ से तो ये सच्चाई सामने भी आई है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करूंगी कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये सच्चाई सामने नहीं आती। इतना घिनौना काम हुआ किसी किसी महिला के साथ, इतना घिनौना काम हुआ, उसका परिवार वहां था, सब वहां थे, लेकिन फिर भी जो दरिंदे थे वो नहीं रुके। उन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक ह्यूमन पूरी कौम को शर्मसार किया है। तो अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया कहीं कहीं हमें काम आता है, पर कहीं कहीं मुझे लगता है कि हमारे पास एक मार्जिन होना चाहिए जहां पे हमें स्टॉप लगाना जरूरी है। क्योंकि जब बात होती है हमारी प्रिवेसी की, या फिर जब बात होती है कि आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, किसी को ट्रोल नहीं कर सकते, तो उस अगर मैं ब्रैकेट को लेके जाऊं तो सोशल मीडिया पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है।
नैन्सी, जैसे नुपुर ने भी कहा, तो अब इससे 2 एंगल्स निकल के आते हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया होने की वजह से कहीं न कहीं आप कहिए कि लोगों को पता चलती है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो पहले इतनी आसानी से नहीं मिल पाती थी। पर दूसरी तरफ आप देखिए तो इसका बहुत मिसयूज़ भी है। लोग क्राइम को ग्लोरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखिए कन्हैया कुमार का इंसिडेंट आपको याद होगा, तो वीडियो डिलिबरेटली बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाला गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि अभी नुपुर ने भी बोला है, तो सोशल मीडिया पे नो डाउट लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट पे भी हम बात करेंगे कि जैसे अगर मैं मणिपुर वाले वीडियो की बात करती हूँ, तो वो 4 मई का वीडियो था। वहाँ पे एफआईआर लिखी गई थी, बट कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब जब वो कल जो वीडियो वायरल हुआ, जब पूरे देश का आक्रोश निकला, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी आया, तो एक प्रेशर बिल्ट हुआ। तो जो अरेस्ट 4 मई के बाद, इंसिडेंट होने के बाद, एफआईआर होने के बाद जो आरोपी पकड़े नहीं गए थे, वो कल पकड़ लिए गए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोशल मीडिया का ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। लेकिन अगर हम वायरल वीडियो की अगर हम बात करेंगे, तो उस केस में मैं लिटरली बोलूँगी कि फ़िल्टर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक जैसा कि नुपुर ने भी अभी बोला कि एक सॉर्ट ऑफ बर्डन लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। घर की इज़्ज़त, खुद की इज़्ज़त, आसपास के मोहल्ले वाले भी, इवन जिला, देश, मतलब सब उसकी इज़्ज़त से जोड़ के खुद को देख लेते हैं। तो जब वो वीडियो कैसा था, लिटरली हम वो वीडियो आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि हम ना वो करना भी चाहते हैं। लिटरली बताओ, मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ पे कि वो वीडियो लिटरली दिखाने लायक भी नहीं रहा। तो उस केस में अगर हम बोलेंगे तो फ़िल्टर होने की नो डाउट ज़रूरत है। अगर ट्विटर पर जब हम वहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ था, अगर वो पहला वीडियो पड़ा था, अगर कोई फ़िल्टरेशन होता तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाता, वो इतना सर्कुलेट नहीं होता और उसी टाइम उस पे एक्शन ले लिया जाता। तो बिल्कुल नो डाउट सोशल मीडिया, आज के टाइम में सोशल मीडिया सब कुछ है, और सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, लेकिन सोशल मीडिया कईयों की लाइफ भी बर्बाद कर चुका है। तो नो डाउट इस पे लगाम लगाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृतिका, आप बहुत यंग हैं और डेफिनेटली सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव भी रहती होंगी। तो डू यू सी इट एज अ सेंसिटिव प्लेटफॉर्म, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया है तो बहुत सारे हेल्प भी है? आई थिंक सोशल मीडिया के दोनों पहलू हैं, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। अगर आप उसको अच्छी तरह यूज़ करो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उसके भी एक कौन साइड है। तो इस वीडियो की अगर इस वीडियो के बारे में बात करें, मतलब अगर किसी ने भी डाला भी होगा तो मेरे को नहीं लगता कि उसने कुछ कुछ सोचा भी या नहीं कि डालने से पहले कि इस पे क्या रिएक्शन आएगा, ये कहाँ कहाँ शेयर होगा, कहाँ कहाँ जाएगा ये वीडियो, और कैसे उस पे लोग रिएक्ट करेंगे, और फिर ये और आगे शेयर होगा। मतलब घर परिवार, वहाँ बेटियाँ हैं, माँ हैं, उन पे क्या बीतेगी? वो अपने बच्चों को क्या बाहर जाना छोड़ देंगी? लड़कियों को बाहर जाना छोड़ देंगी? ऐसे तो हम लोगों पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी ना कि तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारे साथ कल को कुछ हो सकता है। आई थिंक सोशल मीडिया पे एक ऐसा कुछ मतलब एक आना चाहिए कि आप ऐसे काइंड ऑफ वीडियोस किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते। सृष्टि, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। सोशल मीडिया के लिए ना आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ से आया है, यहाँ से शुरू हुआ है। Exactly. तुम्हारे पास आया, मेरे पास आया, हमने 10 लोगों को भेजा, उसने 10 लोगों को भेजा, तो वो ऐसे बढ़ता चला जाता है। और इसमें हम एक एज गैप नहीं देखते हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी, आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या फिर पढ़े लिखे तबके के लोग ना भी हो, जिनको शायद मसाला खबर लगती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है कि किसी एक कंटेंट को आप किसके पास वो जा रहा है, वो उसको किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, शायद ये तुम्हारी और मेरी बात हो सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एज अ वुमेन हम लोगों को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और ज़्यादा हमें बुरा लग रहा है कि कैसे हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे आसपास या फिर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है वहाँ पे हमें कोई एक चीज़ होना चाहिए जिसके लिए जो ये गवर्न करे कि भाई क्या चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं चलाना चाहिए। मेरा एक और पॉइंट ये है कि कभी भी ऐसा कोई चीज़ होता है, जैसे अगर आप इनिशियली देखो तो ये 2 समुदायों के बीच का इशू है जिसकी वजह से हिंसा भड़की, बट अल्टीमेटली जब चाहे किसी वॉर की बात हो, आपने सुना होगा जब रशिया यूक्रेन में वॉर हुई तो हज़ारों औरतों के साथ वहाँ पर ऐसे खबरें आई कि रशिया के सोल्जर्स तक ने वहाँ की औरतों को नहीं छोड़ा, यूक्रेन की। अफगानिस्तान में जब कैप्चर हुआ तालिबान का, तो वहाँ पर आप देखिए कि आज की डेट में औरतों की क्या स्थिति है। तो अब यहाँ पे जब हुआ तो इतना इजी क्यों है कहीं पर भी किसी भी महिला को टारगेट कर देना? अगर कहीं पे भी क्राइम रेट बढ़ रहा है, कहीं पे किसी भी रीज़न की वजह से हिंसा हो रही है, तो आप देखिए पहले भी कभी जब दंगे हुए हैं तो ये खबर तो कम से कम सामने आती है कि इतने औरतों के साथ रेप हुआ,
व्हाई इट इज सो कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर पीपल टू रेप अ वुमेन? मुझे लगता है यहाँ पे बात आ जाती है सॉफ्ट टारगेट की, कि औरतों को ही सबसे पहले टारगेट बनाया जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन की बात हो या फिर तालिबान में हो, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने थे तो सबसे पहले औरतों से ही शुरू होते हैं। आप घर से बाहर नहीं जा सकती, आपको हिजाब पहनना है, आप पढ़ाई नहीं कर सकती। और यहाँ पे भी सबसे पहला जो मुद्दा बनाया गया वो औरतों के साथ ही हुआ है। एक तरफ जहाँ हम बात करते हैं कि ठीक है आप विमेन को एम्पावर कर रहे हो, बट आपको समझना होगा कि जब हम एक फिजिकलिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो औरतें होती हैं वो आदमियों से उस बेसिस पे कम हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप किसी पे प्रेशर बनाते हैं ना, तो औरतें आपके लिए बहुत ही ईजी टारगेट हो जाती है। आप एक मैन टू मैन, मुझे नहीं लगता कि कभी हमने ऐसा सुना है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को इस चीज पे फिजिकली हार्म किया, बट मुझे लगता है कि जब आप एक फ्रस्ट्रेशन निकालने पे आते हैं ना, तो आप औरतों को ना एक ऐसा टारगेट बना लेते हैं जहां आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, इस बेसिस पे हम शायद अपने आप को ज़्यादा ओवर पार कर सकते हैं। नैन्सी, मेरे ना 2 पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स जब से शायद मैंने थोड़ा चीज़ें समझना शुरू किया ना, लाइक उस एज में आ गई तब से। तो जैसे इजी टारगेट वाली बात बोली, वो तो फैक्ट है, बट पर्सनली मुझे लगता है, हो सकता है कई व्यूअर्स मेरी इस बात से सहमत भी ना हो। मुझे लगता है कि थोड़ा, मैं किसी की अपब्रिंगिंग पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक लड़का और एक लड़की की जब घर से अपब्रिंगिंग होती है, तो लड़कियों के को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लाइक पैर फोल्ड करके बैठो, आराम से चलो, लड़कियां ऐसे चलती हैं, शाम को आना है तो आप टाइम पे आ जाओ। मतलब ये छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर हम वाइस वर्सा करें, अगर लड़कों की अपब्रिंगिंग की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वो चीज़ें जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हम रिस्ट्रिक्शंस, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी होती है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं वो अपने बच्चे की या अपनी बेटी की रिस्ट्रिक्शन के तहत कहते हैं, वो सिक्योरिटी के पर्पस से भी कहते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वही चीज़, सेम चीज़ अगर वो एक लड़के के साथ भी करेंगे ना, वो भी देखेगा कि हम बड़े हो रहे हैं, तो हम सेम प्लेटफॉर्म से हो रहा है। मतलब वही चीज़ मेरी बहन को भी सिखाई गई, वही चीज़ मुझे भी बताई जा रही हो, तो वो बचपन से वो चीज़ उसकी माइंडसेट में आएगी। तब जब वो बड़ा होकर सोसाइटी में और लड़कियों के बीच जाएगा, तो उसको भी वो रियलाइजेशन होगा कि मैंने अपने घर से यही चीज़ें सीखी हैं। तो एक ये पॉइंट। दूसरा, मुझे जो पर्सनली लगता है कि सेल्फ डिफेंसेस क्लासेस ज़रूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो स्कूल से ही होनी चाहिए। जब हम लोग स्कूल में थे, उस वक्त इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, तो लोगों को जागरूक करने के लिए वो स्कूल में इन्वायरमेंट स्टडीज़ जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी। तो इस वक्त मुझे लगता है कि वो चीज़ स्कूल के टाइम से ही कंपलसरी कर देनी चाहिए, ताकि देखिए ऐसी चीज़ें, ऐसी आपराधिक मानसिकता वालों की हम मानसिकता तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम खुद को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन से खुद को डील करके हम बाहर निकाल सकें। तो वो स्कूल से अगर होता रहेगा, तो वो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसी सोसाइटी में इस तरीके की दरिंदगी व किस्म के लोग, हैवान लोगों के बीच रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत सही रहेगा। तो मैं गवर्नमेंट से भी, आई गेस, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील भी करूँगी कि इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। नैन्सी, आपका जो पहला पॉइंट है, मैं उसको रिपीट इसलिए करना चाहती हूँ ताकि एम्फेसिस पड़े कि आप जब किसी बच्चे को रेस करते हैं, स्पेशली आज के टाइम में जब पेरेंट्स के पास बहुत लिमिटेड टाइम है अपने बच्चों को देने के लिए, खुद के पास इतना लिमिटेड टाइम है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और बहुत कम समय आप अपने बच्चों को दे पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, फ्रेंड्स पे, क्या अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, किस तरीके की वो बातें करते हैं, किस एनवायरनमेंट में वो उठते बैठते हैं, ये सब एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं खुद अपनी फैमिली में देखती हूँ कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, फ़ोन पे तो वो फ़ोन पर कुछ भी देख रहे होते हैं यूट्यूब पर। उनके पास आजकल बच्चे पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, तो दे आर वेरी यूज टू विद स्मार्टफोन्स। और ऑल्सो आप देखिए कि वो बचपन से वो चीज़ मैं खुद उनको टोक देती हूँ जब वो ऐसा करते हैं कि नहीं ये पिंक कलर है बुआ, ये लड़कियों का कलर है, मैं इसको नहीं पहनूंगा। तो मैं उनको टोकती हूँ कि आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एटलीस्ट कलर्स की बेसिस पे तो आप कम से कम ये डिस्क्रिमिनेशन मत सीखिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो नैन्सी ने रखा। आपको बहुत ज़रूरत है इस वक्त ये देखने की आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। शायद यहीं से उस जर्नी का शुरुआत होता है कि आपके बच्चे आने वाले समाज में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले। वेल, कमिंग टू ऋतिका, आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं इसको? तो नैन्सी के सेकंड पॉइंट पे आऊँ सेल्फ डिफेंस की, तो मुझे याद है मैंने अपने स्कूल के टाइम से ही सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू कर दिया था। आई थिंक आई वाज अराउंड इन 6th और 7th स्टैंडर्ड,
और तब से हमारी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस शुरू हो गई थी, ताकि हमें बताया जा सके कि अगर कभी तुम्हारे साथ अकेले आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आपके साथ कभी कोई ऐसी वारदात हो जाए तो आपको क्या अगला कदम उठाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इस इंसिडेंट को देखते हुए कि ऐसे इंसिडेंट में अगर आप कभी भी फंसो तो आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए। और एक और चीज़, शायद ये लोग बहुत छोड़ देते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी नंबर्स होते हुए भी हम कॉल नहीं करते। कुछ लोग छोड़ देते हैं कि यार चलो क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या हमें ये बचा लेगा, हमें वो बचा लेगा, बट कहने को हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आसपास अपने। वो इमरजेंसी नंबर्स जो आप DMRC के प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं या कहीं भी बाहर देखते हैं, तो उनका यूज़ करिए, उनको कॉल करिए, दे आर हेयर टू हेल्प यू फॉर दैट। सो आई थिंक या दैट्स बट मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूँगी कि हेल्पलाइन नंबर की जो बात की, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ़ोन ही नहीं उठते हैं। ऐसी कई हमारे पास स्टोरीज आ चुकी है, हमने बनाई हैं ये, कई बार नंबर नहीं उठते हैं। तो इमरजेंसी नंबर है तो उनको भी देखना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत टू हाईलाइट दिस कि इस इंसिडेंट की अगर आप बात करें खासकर, तो आपको सेल्फ डिफेंस क्या, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कई बार चीज़ें इस एक्सट्रीम लेवल पे होती है कि आप वहाँ पे कुछ पीड़िताओं की इसमें जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि खुद पुलिस वाले उन्हें छोड़कर वहाँ पे चले गए उन आदमियों के बीच में, मतलब उनके पास प्रोटेक्शन होने के बावजूद उन्हें प्रोटेक्शन नहीं और जब इतने सारे लोग जैसे कहते हैं ना कि झुंड बनाकर आप पे अटैक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे आपका सेल्फ डिफेंस भी कुछ काम आएगा। आप एक बार लड़ सकते हैं, दूसरी बार लड़ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जाकर ना आप अपनी हिम्मत खो देते हैं जब आप देख रहे हैं कि आपका पति, आपका बेटा, आपका बच्चा जो है वो वहां पे खड़ा है, वो लाचार है, उनकी पिटाई कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि जब वही वाली बात है ना कि उन्होंने उनको मानसिक तौर पे तोड़ना शुरू किया, तो जब आप मेंटली टूट जाते हैं ना, तो फिजिकली टूटना कुछ बहुत आसान हो जाता है। आपके इमोशनल ब्रेकडाउन आपका कर दिया, आपका मेंटल ब्रेकडाउन कर दिया, तो उस टाइम पे तो आप एक जिंदा लाश की तरह पड़े हो वहाँ पे, तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है किसी का भी मिसयूज करना। भाई, मतलब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सेल्फ डिफेंस बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। आपको दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। उसके बाद ये चीज़ है कि ये इस एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए कि इसमें तो सिर्फ एक इंसान की मानसिकता अगर सुधर जाए तो ही कुछ हो सकता है, उसके बाद उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। खैर, मेरा बहुत जल्दी कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप, जैसे ये तो एक एक्सट्रीम केस है, ये तो मॉब लिंचिंग का केस है, बट अगर मैं बात करूँ, जैसे कभी भी आप कहीं पे जाते हो, या मुझे लगता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी हर विमेन ने बिल्कुल हरासमेंट या मोलेस्टेशन ज़रूर एक्सपीरियंस किया होता है। तो ये कितना कंफर्टेबल है टू टॉक अबाउट दिस इफ़ यू फेस इट, आप कितना खुल के इसके बारे में बात कर सकते हैं, कितना मेंटली ये आपको परेशान करता है, और कितना ऐसा होता है ना कि मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मैं अपने इंसिडेंसेस को शेयर कर सकूँ या उस पर बात कर सकूँ, या मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो वो मुझे बहुत दिनों तक डिस्टर्ब करता है। तो आपका एक्सपीरियंस? आई एग्री सृष्टि कि वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, और जिसके साथ होता है ना उसी को पता चलता है कि भाई क्या हुआ है। एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट दैट ईजी टू एक्सप्रेस इवन टू योर क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, टू योर पार्टनर, टू योर पेरेंट्स। बट मुझे लगता है कि जब आपके साथ ऐसा, मतलब इट्स समटाइम्स ना अभी आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि यू आर गेटिंग हरास्ड, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है विच एक्चुअली शुड नॉट हैव हैपेंड। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कभी ये रियलाइज़ हुआ या फिर आपको किसी के साथ भी ऐसा होता दिखता है, तो आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा तुमने बोला, हर एक औरत, हर एक फीमेल ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी वो हरासमेंट झेली होती है, चाहे वो बचपन में हो। और आजकल तो हमने कितने ऐसे इंसिडेंट सुने हैं कि घर में ही लड़कियों को ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और हम वर्किंग हैं, हम सबके सब वर्किंग हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हरासमेंट ना टच के माध्यम से हो। कभी कभी आप देख के किसी को इतना अनकंफर्टेबल फील करा देते हो ना कि यू फील लाइक कि यार व्हाई एम आई हियर। और इस सेंस में मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और वर्क प्लेस में अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो वर्क प्लेस में भी लोग बहुत लड़कियों को ये चीज़ फील करनी पड़ती है। कहने के लिए तो हम सब एक एजुकेटेड वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े बड़े पोजीशन पे लोग हैं, बट ये जो हरासमेंट है ना, ये मुझे लगता है इसका ना कोई जोन नहीं है कि ये सड़क पे नहीं हो सकता या फिर एक MNC में नहीं हो सकता, ये कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर मेरी ये
अपील है टू ऑल दी वुमेन जो काम करती हैं या फिर जो स्कूल जाते हैं, जो भी पूरी एक क्लैन ऑफ वुमेन है, कि अगर आपको कभी भी कोई भी अनकंफर्टेबल फील करा रहा है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, देखने में अच्छी नहीं लग रही है, सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, महसूस नहीं हो रही है अच्छी, तो प्लीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, तभी कोई और भी आपके लिए स्टैंड ले पाएगा। नैन्सी, योर टेक। बहुत सारी चीज़ें बोलूँगी। पहला पॉइंट कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान ही छोड़ दो, देश बाहर के देशों की भी बात करें तो कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसके साथ कभी मेंटल हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हुआ हो। अपनी भी बात करूँगी, हुआ है, कई बार हुआ है। बट हाँ, एक चीज़ मैं पॉइंट बोलूँगी, जैसा आपने पूछा ना अभी सृष्टि की, बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट अगर बोलेंगे तो आप अपने सबसे क्लोज कौन होता है? माँ ने आपको जन्म दिया, आप उनसे सब चीज़ें बात कर लेते हो। अब उनको नहीं बता पाते हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हो, आप एक कंफर्ट लेवल पे जाते जाते आपको बहुत टाइम लग जाता है। मैं यहाँ पे जिक्र मी टू मूवमेंट जो चला था उसका जिक्र करूँगी। उस वक्त ना मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, कुछ सीनियर्स थे, हम लोग के बैठ के ना ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था। तो उस वक्त जो मेल फ्रेंड्स थे उनकी तरफ से एक आवाज़ आई थी। कई सारे केसेस उस टाइम हेडलाइंस में बने थे, बड़े बड़े केसेस सारी चीज़ों के। तो उस वक्त ये बोल रहे थे कि ये तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने उनसे यही बोला था कि इट्स नॉट इजी टू स्पीक, आप नहीं इतना आराम से चीज़ें नहीं बोल सकते। टफेस्ट थिंग टू हाँ। एक्सेप्ट फॉर पीपल दैट इट इज नॉट इजी टू। हाँ, लिटरली मैंने उनको यही चीज़ बोली थी। तो वो बोले थे ऐसा क्यों, आज बोल रहे हैं तो तब क्यों नहीं। मैंने कहा, मैंने यही बोला कि वो हिम्मत आज आई है तो आज क्यों नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैं पहले अटेम्प्ट बताऊंगी, जब मैं 12th मैंने अपने होम टाउन से किया, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ कई सारे इंसिडेंट हुए। जैसे कि नूपुर ने भी बोला कि सिर्फ छूने से हैरेसमेंट नहीं होता, आप कभी किसी को इतना अनकंफर्टेबली देखते हो ना कि लिटरली वो उसको काइंड ऑफ रेप ही आप बोल सकते हो, कि आप उसको इतना अनकॉन्शियस कर दो, उसको इतना घिनौना सा फील करा दो कि उसके दिमाग से वो बात बहुत टाइम तक निकले ही ना। तो वो चीज़ें बहुत बार हुई हैं। और इस चीज़ में मैं लिटरली बोलूँगी, मतलब मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो था वो 35+ एज के लोगों के था। मतलब लाइक वो लोग जो अपना अडल्टहुड, अपना वो टाइम पीरियड निकाल चुके हैं, मतलब लाइक उनको सही गलत की पहचान है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें पता है ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल टफ़ है कि इन सारी चीज़ों पे बात करना। और दूसरा कि जब बात हो तो प्लीज़ उसको सुना जाए, चाहे जो भी हो, कंसीडर किया जाए उस चीज़ में भी लड़कियों का। क्योंकि लिटरली मी टू का मूवमेंट के दौरान भी हमने देखा कि केस चल रहा है, बात चल रही है, लेकिन पहला जो क्वेश्चन उठा दिया गया वो लड़कियों पे उठा दिया गया। मतलब आपने पूरी चीज़ें भी नहीं समझी, वो चीज़ें उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन आपने जजमेंटल आप लड़की को लेके हो गए। तो ये सोसाइटी की बहुत बुरी चीज़ है। मैं कह दूं कि लड़कियों को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए। अगर बाहर गई है तो लिटरली शॉर्ट कपड़ों के लिए बोलते हैं कि आपने छोटे कपड़े पहने इसलिए आपके साथ छेड़छाड़ हो गई। अरे मैंने साड़ी में लड़कियों को, सूट में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ अपनी आंखों से देखी है। पर पहले के मुझे लगता है जो फैमिलीज होती थी ना, वो ये बातें दबा देती थी। अब मुझे लगता है कि फिर भी जो हमारी जनरेशन है, हम लोग जब हमारे बच्चे होंगे या फिर हमारे जो नीस हैं, जो छोटे बच्चे हैं हमारी फैमिली के, हम उनको ना वो एक एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो हमसे बात कर सके, हमसे शेयर कर सके चीज़ें। क्योंकि हमारे टाइम पे कहाँ इतना टाइम मिलता था सृष्टि, कि आप स्कूल से आए हैं तो आपकी मम्मी आपको लेके बैठी हैं कि अच्छा बेटा क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हुआ। बट अब पेरेंट्स ने ना वो ओपननेस अपने में दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतने केसेस आने लगे हैं। हम लोग तो चलो दिल्ली में रहते हैं, और जगहों में भी यार हम कितने केसेस सुनते हैं कि लड़कियों के साथ, और इसका कोई एज बार नहीं है कि आप 30+ हो, पैदा हुए हुए बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है यार। मतलब आपको एक मासूम को देख के प्यार आता है, और आप कैसे ऐसी मतलब इतना हीनियस क्राइम कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। रितिका, मतलब आप डेली ट्रैवल करते हो, लॉन्ग ट्रैवल करते हो ऑफिस के लिए, और मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी रहे हो, गुस्सा आया हो? हाँ, लेकिन मतलब नहीं बहुत बोल बार सकते। ऐसा हुआ है। मतलब मैंने कॉलेज टाइम पे भी मेट्रो से बहुत ट्रैवल किया, अब ऑफिस के लिए भी मेट्रो से ही ट्रैवल करती हूँ। कई बार ऐसा होता है जनरल कोचेज में बैठे हैं, आपके सामने कोई इंसान बैठा है, आपको इतने मतलब बहुत अजीब तरीके से देख रहा है, आप इतने अनईजी हो जाते हो, आपको गुस्सा आ रहा है, क्या करोगे साथ साथ उठ के वुमेन कोच में जाके बैठ जाओगे, वहाँ से उतरोगे, वहाँ वो आपके पीछे पीछे फिर आएगा। मतलब ऐसे 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट आई थिंक
I am very comfortable and I think I'm very grateful to have such parents जिनसे मैं बहुत ओपनली बात कर सकती हूँ और वो मेरी पूरी बात क्लियरली सुनते हैं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे मतलब वर्क कल्चर को लेके या मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके, वो मेरी पूरी बात सुनते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स को लेके आई थिंक हाँ, मतलब मैं नूपुर और नैन्सी की बातों से सहमत हूँ कि हाँ, हम मतलब हो जाता है कि हम एक लेवल तक शेयर कर पाते हैं। कुछ बातें होती हैं कि हम फिर भी छुपा लें कि यार पता नहीं क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे। पापा के सामने तो सबसे पहले आपसे ये होता है कि उनसे कैसे हम शेयर करें। मम्मी से तो फिर भी शेयर कर मैं एक इंसिडेंट ज़रूर शेयर करूँगी और ये मैंने आज तक अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं किया है। यहाँ पे इसलिए भी शेयर कर रही हूँ, जैसे पेरेंट्स की बात आई, आप कंफर्टेबल हो। मैं भी अपनी मम्मी से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं हम, और इवन कह लो कि टाइम भी चेंज है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर कोई मुझसे कहता है कि आप इतना खुल के अपनी बातें कर सको, तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन शायद वो चीज़ें बाहर रहते हुए, अकेले रहते हुए, ट्रैवल करते हुए वो वो सीख गया। मतलब सिचुएशंस ने अपने आप आपको सिखा दिया। अब वैसे तो ये वीडियो घर पे भी लोग देखेंगे, लेकिन स्टिल मैं, अब बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूँगी। जब मैं दिल्ली आई थी पढ़ने यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम पापा छोड़ने आए थे। जब यहाँ से कॉलेज की छुट्टी हुई थी, तो यहाँ से दिवाली का टाइम पीरियड था, हम वापस घर जा रहे थे। तो क्योंकि मैं कभी अकेले इतना लंबा ट्रैवल किया नहीं था, तो पापा लेने आए हुए थे मुझे। और उस वक्त हमारा स्लीपर कोच में रिजर्वेशन था। बट जैसे कि दिवाली या कोई फेस्टिवल टाइम होता है तो स्लीपर भी बुरी हालत हो जाती है, तो हमारी सीट पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो पापा थे, मैं थी। पापा नाइट इधर सामने वाले सीट पे बैठे हुए थे, मैं इधर बैठी हुई थी। इधर 2 आंटीज़ भी बैठे हुए थे, उधर 2 अंकल ही बोलूँगी मैं, उस एज की, मैं 18-19 साल की उस वक्त थी, वो बैठे हुए थे। आई वॉज वेयरिंग कुर्ता। तो मैं इसलिए भी पॉइंट आउट कर रही हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि आपने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। मैं कुर्ता पहनी हुई थी प्रॉपर, इतनी स्लीव्स का, नीचे जीन्स पहनी हुई थी, स्लिट भी उसका प्रॉपर इतना हो रखा था। मेरे पड़ोस में जो बंदा बैठा हुआ था, वो बहुत देर से ऐसे करके बैठा हुआ था, लाइक दिस। तो वो मुझे लगा बहुत देर से ऐसे ऐसे हो रहा था समथिंग, तो मुझे लगा बहुत रश है। और उस टाइम 19 साल की एज में आपको ये सब चीज़ें, और वो चीज़ें उससे पहले मैंने कभी फेस भी नहीं की थी। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। फिर जैसा कि कहते हैं कि लड़कियों के पास सिक्स सेंस होता है, ये सारी चीज़ें आप बचपन से ही सारी चीज़ें फील कर जाते हो कि कुछ चीज़ें हैं ये गलत हो रही हैं। मैंने देखा कि वो थोड़ी थोड़ी देर में लाइक कुर्ते का स्लिट करके उसने ऊपर उठा दिया। मेरे दिमाग में उस टाइम वो कुर्ते का स्लिट, मतलब कुर्ता उठा रहा है, वो कर रहा है, मेरे दिमाग में लिटरली वो चीज़ नहीं चल रही थी। मेरे दिमाग में उस वक्त ये बात चल रही थी कि मेरे पापा पहली बार मुझे यहाँ लेने आए हैं और पहली बार मैं घर से बाहर आई हूँ इतनी दूर पढ़ने के लिए। अगर उनको ये चीज़ मैंने बता दी तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए एक डर सा बैठ जाएगा कि मेरा बच्चा फिर अकेले कैसे आएगा, फिर मुझे वो कभी अकेले ट्रैवल नहीं करने देंगे। तो वो चीज़, लेकिन हाँ, वो कह लो कि शायद मेरी अपब्रिंगिंग मेरी मम्मी ने ऐसी की, मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ। कभी रिएक्शन थोड़ा मेरा बाद में निकलता है, लेकिन आई कैन हैंडल सच सिचुएशंस, टच वुड। वो चीज़ मुझे बचपन से मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं चिल्लाऊंगी तो इतनी भीड़ है, पिट जाएगा, पापा के दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठ जाएगा, फिर वो हमेशा डरेंगे मैं यहाँ रह रही हूँ। फिर मेरी छोटी सिस्टर भी है, फिर जब वो जाएगी तब भी ऑब्वियसली मेरे सामने भी कुछ ऐसे मेरी बहन या किसी के साथ भी होगा तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ बैठ जाएगी। तो मुझे कुछ नहीं सोचा, मैंने उसका यहाँ से हाथ पकड़ा और उसको मैं लिटरली एक टक देखती रही, घूरती रही तब जब तक वो खिसक नहीं गया। तो ये इंसिडेंट मैंने इसलिए बोला है ना कि आप बोलते हो ना कि आप बोल क्यों नहीं पाते हो, आपके पास लड़कियां तब क्यों नहीं बोली, अब क्यों बोली। तो कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं नहीं बोल पाती हैं। जैसे नैन्सी ने बोला कि सबसे पहला थॉट ये आया कि मेरे पापा इसको सुनेंगे और डर जाएंगे। मेरे ख्याल से 90% लोगों के साथ यही होता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन पेरेंट्स को बता पाना। लोग कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से तो शेयर कर ही सकते हो, अपनी मॉम से तो शेयर कर ही सकते हो। वो कितना डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों को बताना कि जब आपने एक प्रोटेक्टिव शेल में हमें बड़ा किया और अब जिस दुनिया में छोड़ दिया है वो वैसी नहीं है। ऑल्सो आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचते हो कि यार क्या सोचेंगे, वो नहीं बाहर जाने देंगे। जैसा उनके दिमाग में डर वापस आने भी देंगे कि नहीं देंगे, इस एक्सीडेंट के बाद वापस पढ़ने आने के लिए देंगे। तो कोई एक चीज़ हो कि लड़कियां सोचती हो उस वक्त, तो वो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके बारे में आप सोचते हो। यार कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा हो गया और ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जितनी देर तक चाहे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, पर लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है नतीजा, जो शायद ही कभी निकलता है। खैर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, वापस मैं अपने केस पर आऊँगी। जो केस हमने देखा, हैवानियत से भरा हुआ केस, नूपुर कम से कम बहुत माइनर से हमारे यहाँ पर निर्भया केस के बाद भी इतना स्ट्रेंथ नहीं आई लॉ में कि
हाँ बहुत खुल के बोल दिया जाए कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको फांसी दी जाए या इस तरीके की सज़ा दी जाए। बड़ी लिमिटेड किसी केस में 20 साल बनती है, माइनर है तो ज़्यादा बनेगी, पॉस्को है तो थोड़ा बहुत बदल जाएगा, घूम फिर के कुछ सालों की जेल और फिर आज़ादी। और अगर आप माइनर हैं बाई चांस तो वारे न्यारे आपके, आप जुवेनाइल जाएंगे और कुछ दिनों में आप रिहा हो जाएंगे। तो कितना ज़रूरी है इस तरीके के लोगों को पनिशमेंट स्ट्रेंथन अप करना कि नहीं यार, ये ऐसे लोगों की मानसिकता पे ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको क्या पनिशमेंट दी जाए। फॉर यू क्या पनिशमेंट होता अगर नुपुर को पावर दे दी जाती होती तो? मुझे लगता है कि डेथ पेनल्टी ही पनिशमेंट होनी चाहिए। जब आपने इतना हीनियस क्राइम करने से पहले नहीं सोचा तो आपकी जान बचाने के लिए क्यों सोचा जाए? आपने सोचा कि उस महिला, क्योंकि वो तो अभी जिंदा है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी आगे कैसे बीतेगी, उस पे पूरी सोसाइटी गिद्ध की तरह, आप भले ही विक्टिम हो पर जब आप एक औरत होते हो ना तो आप हमेशा टारगेट पे रहते हो। तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हमें एक एक ऐसा डिसीजन, एक बेंचमार्क डिसीजन लेना पड़ेगा जो आगे आने वाले जनरेशन्स को याद रहे और वो देखे कि इस इंसिडेंट में ये हुआ था तो वो चीज़ करने से डरे। निर्भया का कांड हुआ, श्रद्धा वालकर का कांड हुआ, अभी जो दिल्ली में रिसेंटली जो कांड, साक्षी का जो कांड हुआ था, तो इन सब में आप बस न्यूज़ पे न्यूज़ नहीं चला सकते हैं। सोशल मीडिया पर कैंडल मार्च आप करेंगे, आप ओपिनियंस लेंगे, आप डिबेट करेंगे, बट सोल्यूशन क्या है इसका? हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में नाउ इट्स हाई टाइम दैट गवर्नमेंट को और हमारे जुडिशरी सिस्टम को कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। एंड फॉर मी आई थिंक दे डिजर्व टू बी हैंग टिल डेथ। मैं अगर पावर की बात की ना, मेरे पास पावर हो ना, लिटरली रेप जो करते हैं, जो आरोपी दोषी हैं, या इस केस की बात करें, ये उससे कम नहीं है, उससे बहुत भयावह है। अगर ऐसे लोग ये चीज़ें पब्लिकली कर रहे हैं तो उनकी सज़ा भी पब्लिकली होनी चाहिए। अगर मैं मणिपुर के वीडियो की बात अगर करूं तो अगर जिस एरिया में ये चीज़ें हुई हैं, जिस जगह पर, उसी जगह पर उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक देश में, दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज जाए कि आगे कभी कोई मतलब सपने में भी ऐसी कोई चीज़ करने से सोचे। रितिका, I think I agree with नूपुर एंड नैन्सी कि ऐसे लोगों को तो हैंग टिल डेथ ही होना चाहिए। बिकॉज आप ये काम जो करने जा रहे हो उससे आपने ये नहीं सोचा है कि उसके आगे फ्यूचर का पे क्या इफेक्ट होगा। अगर कल को उस लड़की की जगह तुम्हारी वाइफ होती या तुम्हारी बेटी होती, बहन होती, कोई होता, तो उस पर क्या बीतती। तो उन लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि मतलब हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, समाज में लोग क्या बातें करेंगे। उनको तो छोड़ो, लड़की को लेके क्या बातें करेंगे लोग। तो आई थिंक इसके लिए तो डेथ पेनल्टी ही एक डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट को और जुडिशरी सिस्टम को लेना चाहिए। यार ये तो थी हमारी राय जो हमने आपके सामने रखी। हमने अपने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, व्हाट वी फील एज विमेन, और गवर्नमेंट से अपील किया कि इस तरीके की केसेस को आम केसेस की तरह जाने ना दिया जाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन सिक्योरिटी, इसे बहुत सीरियसली लिया जाए। ये अपील हमने की है, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सवाल हैं मैं रख देती हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से सबसे पहले तो इस केस में क्या डेथ पेनल्टी बनती है? क्या डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, या फिर क्या ऐसा आपको लगता है कि सज़ा मिलनी चाहिए जिसके बाद इस तरीके के केसेस कम हों? दूसरा, आप सभी विमेन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए कि आप किस राज्य से हैं और विमेन सेफ्टी को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं अपने स्टेट में, या अगर आप बाहर से भी हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जब आप अपने एरिया में बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, तो आप कितना सिक्योर्ड फील करते हैं, बी इट एट होम और बी इट आउटसाइड। तो आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करते रहिए और देखते रहिए ABP लाइव।